नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास का वो भाग जिससे क्वेश्चन की भरमार आती है, लेकिन समझने में उतनी ही ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि इस समय के बीच में इतनी सारी घटनाएं होती हैं जिनके क्रम को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके क्रम के साथ साथ उनके वर्ष को याद रखना भी उतना ही ज़्यादा कठिन है, और फिर उनके फैक्ट्स को याद कर रखना वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हम आज एक ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जो आपको ना तो गूगल पे मिलने वाली है, ना यूट्यूब के किसी और चैनल पर मिलने वाली है। ये पहली बार अगर मैं किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो है आप। तो आज जानेंगे ये कौन सी ट्रिक है जिस ट्रिक के माध्यम से हम इस कार्यकाल के दौरान, यानी कि 100 साल 1757 से 1758 के बीच का जो ये समय है, इसके बीच की घटनाओं को एक क्रम से याद कर लेंगे, और उसके बाद फिर उनके जो फैक्ट हैं वो हमारे दिमाग में अपने आप से बैठ जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं उस ट्रिक के बारे में। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी ट्रिक है। तो आपके सामने ही वो लाइन लिखी हुई है, प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो परेशान ना हो। ठीक है, ये एक सिंपल सी लाइन है कि प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो परेशान ना हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, और इसमें छिपी है 1757 से लेकर 1758 के बीच के कार्यकाल का एक आधा भाग, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ लोगे। इसके इस जो 100 साल का कार्यकाल है, इसमें प्लासी का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद फिर होती है चार्टर एक्ट की शुरुआत, जो कि चार्टर एक्ट 1993, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में इतना कन्फ्यूजन भर देंगे कि आप परेशान हो जाओगे इस कार्यकाल के अंदर होने वाली क्रमों को याद करने में। लेकिन हम जो ट्रिक बताने वाले हैं उसमें आप चुटकी बजा करके चीज़ों को हल कर लेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द ही आपको मिलेगा। पार्ट 1 में हम बात करेंगे 1784 तक के जो चीज़ें हुई हैं वहाँ तक हम बात करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हम ट्रिक के साथ और बहुत ही आसानी के साथ याद होने वाली ट्रिक लेकर के आएंगे। तो अभी इस ट्रिक की बात कर लेते हैं। प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो परेशान ना हो। ये ट्रिक से आपने 1757 से लेकर के 1784 तक की जो घटनाएं उनका क्रम याद कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, ट्रिक क्या है? प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो परेशान ना हो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, प्यास लगेगी तो आप पानी पियोगे। बस इतना ही रटना है कि प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो और परेशान ना हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस ट्रिक में छुपी क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्यास लगे, प्यास यानी कि प्लासी, प्लासी प्लासी प्यास आपको मैच करता हुआ मिलेगा। प्लासी यानी कि प्यास, पानी यानी कि पानीपत। ठीक है, कितनी मिलती जुलती चीज़ें हैं। प्यास यानी कि प्लासी, पानी यानी कि पानीपत, बस यानी कि बक्सर। बक्सर का युद्ध भी होता है, आपको याद होगा। इतना यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है, इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी आपको अभी बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले ट्रिक के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, इलाहाबाद, उसके बाद फिर रट लो, इन चीज़ों को अंडरलाइन कर दें जिनके भी बारे में हम बताने वाले हैं। प्यास, पानी पियो, बस इतना रट लो, यानी कि रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। परेशान यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। लगे भी साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटी सी चीज़ है अलीगढ़, अलीगढ़, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या है, प्लासी, पानीपत, बक्सर, रेगुलेटिंग और पिट्स इंडिया एक्ट। प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो परेशान मत हो। ठीक है, प्यास यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757, जब से ये ट्रिक शुरुआत होती है, यानी कि 1857 से जस्ट 100 साल पहले। बहुत परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है
कि 1857 से 100 साल पहले ये ट्रिक शुरू होती है, प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो परेशान ना हो। और 1857 से 100 साल पहले की जो तारीख है, जो वर्ष है, वो है 1757। तो यानी कि प्यास जो प्लासी है वो है 1757। तो प्लासी का युद्ध होता है 1757, पानीपत का युद्ध होता है 1761। ठीक है, अभी वर्ष भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको अभी समझते चलेंगे कि कौन सी चीज़ हुई है। बक्सर का युद्ध आपका हुआ है 1764। ठीक है, बक्सर का युद्ध हो गया 1764। बक्सर का जो युद्ध होता है उसका परिणाम ये होता है कि एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जो कि होती है 1765 में। ठीक है, ये इसी से लिंक्ड है क्योंकि बक्सर का युद्ध होता है, उसमें जो हार जाता है वो जीतने वाले को कुछ देता है, कुछ संधि करता है, इसलिए इसको इलाहाबाद की संधि कही जाती है क्योंकि ये इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट जो कि होता है 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो होती है 1773 में, ये एक एक्ट है, ये एक कानून है जो अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें बहुत सारी कमियां थीं जिनको दूर करने के लिए एक बार फिर से एक एक्ट पास होता है जिसको हम कहते हैं पिट्स, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पिट्स होते हैं, पिट्स नाम के एक व्यक्ति होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। और ये पास होता है 1784। ठीक है, 1784 में एक बार फिर से यह एक्ट संशोधन किया जाता है और इसको कह देते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 तक का कार्यकाल इस एक ट्रिक से ख़त्म हो गया। बाकी का जो आगे का कार्यकाल है, जो 1784 से लेकर के 1857 का जो कार्यकाल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी समझ लेंगे। अभी जितना अभी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ एक क्रम है, उसके वर्ष हैं, लेकिन डिटेल में उसकी फैक्ट्स को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार फिर से हम ट्रिक को समझेंगे, उसके बाद फैक्ट्स को भी याद करेंगे, और साथ में हम वो भी जानेंगे कि इन टॉपिक में से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं और कैसे कैसे सवाल अभी तक आए हैं। डीएलएड हो, डीएलएड का सेमेस्टर सेकंड हो या सेमेस्टर थर्ड हो या सेमेस्टर फोर्थ हो, इन तीनों ही सेमेस्टर में ये टॉपिक से सवाल आ जाता है। और इसके बाद भी जब टेट और सुपर टेट के लिए आप तैयारी करोगे तो भी इससे इतने सारे सवाल आ जाते हैं कि अगर आपको ये टॉपिक तैयार नहीं है तो आप इससे जो बहुत ही आसानी से आप जो नंबर पा सकते थे वो आपको नहीं मिलेंगे, आप वो नंबर गंवा सकते हो। तो इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। सिर्फ आपको बार बार ये वीडियो एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्रिक का जो पहला वर्ड है प्यास, यानी कि प्लासी का युद्ध, उसके बारे में कुछ बड़ी बड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, जो फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक भारत का रफ मैप है। उस वक्त जो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होगा, तो उस समय का ये मैप है, जिस समय भारत में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, जो थी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, बंगाल में और जो अंग्रेज़ थे वो पूरे भारत में अपनी बात उन राजाओं से मनवाना चाहते थे। वो चाहते थे जो भी राजा या सामंत हैं यहाँ पर भारत में, वो सारे अंग्रेज़ों की बात माने और उनको वो बिजनेस जिस तरीके से भी करना चाहते हैं उनको वैसे बिजनेस करने दें। तो उस समय बंगाल में जो नवाब थे उनका नाम था, नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। उनका सेनापति था मीर जाफ़र, मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। और लड़ाई किससे हुई? अंग्रेज़ों से। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ किनके किनके बीच में हुआ? पहला क्वेश्चन बन गया किसके किसके बीच में होता है, तो बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। बंगाल के नवाब कौन थे? तो वो थे सिराजुद्दौला। उनका सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही अच्छी चाल चलते हैं और छल कर करके सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। इन्होंने छल किया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। छल क्या किया? मीर जाफर को यहाँ से अपनी सेना की तरफ मिला लिया और मीर जाफर को जब सिराजुद्दौला ने बोला कि जाकर अब हमला किया जाए अंग्रेज़ों पर, तो जो मीर जाफर था इसने हमला ना करके सिराजुद्दौला से गद्दारी की। सिराजुद्दौला लड़ा लेकिन मारा गया। तो इसी का एक दामाद था, तो उनके द्वारा इसका सर काट दिया गया सिराजुद्दौला का, और सिराजुद्दौला मारे गए। मीर जाफर को अब यहाँ का नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जो सिराजुद्दौला था वो मारे गए और नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। ठीक है, जीत किसकी होती है? अंग्रेज़ों की ये जीत हो जाती है। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इसके बहुत बड़े परिणाम हुए। परिणाम ये हुए कि एक संधि होती है और उस संधि के द्वारा ये कहा जाता है कि अंग्रेज जो बंगाल है, ये बंगाल रहा होगा उस वक्त। ठीक है, तो अब जो अंग्रेज हैं वो बंगाल में जो राजस्व की जो व्यवस्था है वो देखेंगे, और बंगाल के जो नवाब हैं अब कौन है? मीर जाफर। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेंगे, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो कौन देखेगा? शासन कौन करेगा? मीर जाफर यानी कि नवाब। लेकिन राजस्व कौन वसूली करेगा? अंग्रेज। तो पैसा कौन कमाएगा? अंग्रेज। और पैसा खर्च करने के लिए पैसा वो इनको देंगे और ये उसके हिसाब से ही हल्के फुल्के तरीके से खर्च करेंगे, जिसके कारण से लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा द्वेष उत्पन्न होता है। और अब अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको राजस्व मिलना बंद हो जाता है, जिससे परेशान होकर के मीर जाफर जो कि नवाब बना दिया गया था, इसको हटा करके नवाब इसको हटा देते हैं और इसके ही दामाद मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना देते हैं। ठीक है, अब कौन नवाब हो गया? मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम बंगाल का फिर नवाब बन जाता है। लेकिन मीर कासिम देखता है कि ये अंग्रेज तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कर वसूली कौन करते हैं? अंग्रेज। लेकिन जो खर्च करने की बारी आती है तो लोग हमसे मांगते हैं, और हमारे पास पैसा है नहीं, क्योंकि पैसा तो अंग्रेज लेकर के चले गए हैं। तो हम ये अपनी शासन व्यवस्था को कैसे संभालें? तो इससे परेशान होकर के मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम जाता है दिल्ली, और दिल्ली में कौन होता है उस वक्त? दिल्ली में बैठे होते हैं मुग़ल शासक शाह आलम। ठीक है, कौन बैठे होते हैं? शाह आलम। ठीक है, मुग़ल शासक बैठे होते हैं शाह आलम, और यहीं पास में ही अवध के नवाब होते हैं। अवध में भी चूंकि एक छोटा सा एक एरिया था जहाँ पर लोगों का अलग एक स्टेट थी, और वहाँ पे शासन की व्यवस्था संभाले हुए थे अवध के नवाब, जिनको हम कहते हैं सुजाउद दौला। उस वक्त कौन थे? सुजाउद दौला। ठीक है, ये हो गया अवध, और नवाब कौन थे? सुजाउद दौला। ठीक है, सुजाउद दौला। देखिए फ़र्क है, सुजाउद दौला और सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जिनको 1757 में मीर जाफर की गद्दारी की वजह से मार दिया गया, और प्लासी का युद्ध जीत गए। कौन? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज 1757 की प्लासी का युद्ध जीत गए और नवाब बना दिया मीर जाफ़र को। फिर नवाब मीर जाफ़र को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। लेकिन मीर कासिम इनकी होशियारी को समझ गया और ये गया किसके पास? पहले गया अवध के जो नवाब थे सुजाउद दौला, फिर जाता है किसके पास? ये जाता है दिल्ली के नवाब शाह आलम के पास। ठीक है, ये दोनों लोगों के पास जाता है
तो मीर कासिम अवध के नवाब के पास जाता है, फिर जाता है मुगल सम्राट शाह आलम के पास। तीनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं कि हाँ, ये अंग्रेज जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम लोग युद्ध छेड़ देते हैं। इसी के बीच में अंग्रेजों को भनक लगती है और वो उनसे युद्ध करने पहुंच जाते हैं। तो उस वक्त जब ये युद्ध करने जाते हैं तो वो समय होता है 1764। ठीक है, समय कौन सा होता है? 1764। देखिए 57 से 64 अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा युद्ध के लिए अंग्रेज़ों को जाना पड़ता है और 1764 का युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। तो अब बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ाई करेगा? एक तो मीर कासिम है, ये गया था कहाँ? अवध के नवाब के पास। तो शुजाउद्दौला भी हो गए, साथ में मुगल सम्राट शाह आलम भी हो गए। तो इन दोनों ने अपनी सेना दी मीर कासिम को और 40,000। तो अब युद्ध होता है बक्सर का। किसके किसके बीच में होता है? मीर कासिम। और मीर कासिम कहाँ जाता है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। और कहाँ जाता है? दिल्ली में मुगल सम्राट शाह आलम के पास। तो ये तीनों की सम्मिलित सेना होती कितनी है? 40,000। ठीक है, 40,000 सैनिकों की सेना युद्ध के लिए पहुंच जाती है बक्सर के मैदान पर। अंग्रेज की नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो। लॉर्ड क्लाइव जो कि प्लासी का युद्ध लड़ने आए थे, उन्होंने छल का सहारा लिया, लेकिन मुनरो ने छल का सहारा नहीं लिया। इन्होंने अपने युद्ध कौशल को दिखाया और मात्र 7,072 सैनिक और 20 तोपों के साथ इन्होंने इनकी 40,000 सेना के सामने युद्ध किया और इनको परास्त किया। ठीक है, इनको परास्त कर दिया, तीनों की सम्मिलित सेना को परास्त कर दिया। और संधि एक होती है इलाहाबाद में, जिसे हम बोलेंगे इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है और वो होती है कब? 1765 में। इस संधि में जो हारे हुए हैं कौन? शाह आलम जो सम्राट थे। शुजाउद्दौला हार गए, इनको तो बिल्कुल ही निकाल दिया गया। ठीक है, अब इनके पास तो कुछ बचा भी नहीं। बचा किसके पास था? शाह आलम, क्योंकि ये सम्राट थे। तो इनसे भी जो हमारा एरिया था, कौन सा? बिहार, उड़ीसा साइड का, जो आज के प्रेजेंट टाइम में है, वो सारा जो भी वहाँ का रेवेन्यू वसूलने का जो था, कर वसूलने का जो जिम्मेदारी थी, अब वो किसने ले ली? अंग्रेजों ने। और मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया और वापस किसको बना दिया? मीर जाफ़र को। तो पहले मीर जाफ़र से इसको बनाते हैं, युद्ध हो जाता है, इनको हटा के फिर से मीर जाफ़र को बना देते हैं। ठीक है, तो मीर जाफ़र एक बार फिर से वापस नवाब बन जाते हैं और वो पेंशन में ही ज़िंदगी अपनी गुजारते रहते हैं। और इधर इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज़ों को इतना सारा धन मिलता है कि वो अब इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि अब वो किसी से भी युद्ध करके परास्त होने की स्थिति पे नहीं होते हैं। वो इसी वजह से जो फ्रांसीसी थे उनको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हराया और देश से उनका लगभग जितना भी उनका जो शक्ति थी उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो 1764 और 1757 दो युद्ध हमने देख लिए, प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया है। बीच में प्यास लगे तो पानी, यानी पानीपत को हमने अभी नहीं दिखाया है, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध है वो इतना लंबा है, क्योंकि उसको बताने के लिए भी एक अलग से वीडियो लगेगी। तो इतना हम सिर्फ समझ लेंगे कि जो पानीपत का युद्ध हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है। जो पानीपत का युद्ध हुआ वो हुआ था हमारे मराठा। ठीक है, मराठा जो थे, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ये कौन था? अफगान था। और इसने जब मराठाओं को परास्त किया तो मराठाओं की शक्ति एकदम क्षीण हो गई, जिसके वजह से अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अंग्रेज़ों को प्रॉफिट कैसे हुआ वो भी हम देखते हैं अभी। एक ये रफ स्केच है भारत का नक्शा। ठीक है,
ये मराठा का एरिया है, ठीक है। ये बंगाल और ये मद्रास है। बंगाल से मद्रास तक का, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो कोस्टल एरियाज पे आया करते थे, यानी तटीय क्षेत्रों पे उतरा करते थे, तो यहीं से इनका विस्तार आरंभ होता है और वो विस्तार करते करते बंगाल तक पहुंच जाते हैं। अपनी 1757 के युद्ध में जो बंगाल जाते हैं युद्ध करने, वो यहाँ तक अपना स्थापन कर लेते हैं अपनी शक्ति का, लेकिन वो इस ओर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो ईस्ट साइड में तो कर लेते हैं मगर इस साइड नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पर जो आधिपत्य था, ये जो एरिया है, इधर पहाड़ी एरिया थे और यहाँ पर कौन थे? मराठा। कौन थे? मराठा। मराठा को कहा जाता है कि ये गोरिल्ला युद्ध में इतने प्रवीण थे कि इनसे किसी को हिम्मत नहीं थी, किसी के भी हिम्मत नहीं थी कि इनसे आकर के युद्ध करे। तो मराठाओं के सामने अंग्रेजों की भी एक भी नहीं चलती थी। अंग्रेज भी इनसे इतना परेशान थे कि इनके सामने युद्ध करने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी, क्योंकि ये एकदम चोरों की तरह रात में वार कर दे, कभी कहाँ से वार कर दे किसी को पता नहीं चलता था। तो जो मराठा थे वो इधर इस क्षेत्र में अपना अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, तो अंग्रेज इधर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजों का जो शासन था वो इस तरफ बढ़ नहीं पा रहा था, मराठा एरिया की तरफ। तो वो भी चाहते थे किसी तरीके से मराठाओं की जो शक्ति है वो कम हो। इसके लिए वो अलग अलग प्रकार की कई सारी नीतियाँ लगाते थे, जैसे कि सहायक संधि नीति, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कभी मराठा हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो सहायक संधि नीति अपनाते थे वो लोग अंग्रेज। वो कहते थे कि हमसे एक संधि कर लो, अन्य राज्यों से कहते थे, नवाबों से कहते थे कि हमसे संधि कर लो कि जब भी आपकी बाउंड्री में कोई हमला करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और जब मराठा हमारे ऊपर कभी हमला करें तो आप हमारी मराठाओं के सामने मदद करोगे, ठीक है। तो ये सहायक संधि भी वो लोग अपनाते थे अंग्रेज, लेकिन मराठाओं से युद्ध करने की हिम्मत अभी भी इनमें नहीं थी। मराठा क्या कर रहे थे? वो दक्षिण की तरफ न बढ़ के ज़्यादा वो बढ़ रहे थे नॉर्थ एरिया की तरफ, ठीक है। वो पंजाब साइड बढ़ते थे, वो दिल्ली में भी दिल्ली की तरफ भी आक्रमण करने की सोचते थे। तो ये पहाड़ी एरिया छोड़कर वो पहुंच जाते हैं मैदानी इलाकों में भी, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब वो अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करते हैं तो बक्सर के युद्ध होता है। बक्सर होता है नॉर्थ के मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं होते हैं, और यहीं बस उनकी ये गलती हो जाती है, क्योंकि वो अपने जो पुरानी पद्धति होती है गुरिल्ला वार, वो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। और अहमद शाह अब्दाली जो कि यहाँ से आता है और यहाँ पर मराठा जो कि इस एरिया में थे, यहाँ पर उनसे युद्ध होते हैं और मराठाओं की सेना का बिल्कुल इतना विनाश कर देता है कि मराठा दोबारा उधर से उभर नहीं पाते हैं। तो मराठा यहाँ पर कमज़ोर होते हैं, तो अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा मिलता है? वो अपनी शक्ति को इधर बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो मराठाओं को 1761 में हरा दिया अहमद शाह अब्दाली ने, जिसका फ़ायदा किसको हुआ? अंग्रेज़ों को। अंग्रेज अब मराठाओं के विरुद्ध कुछ एक्शन ले पा रहे थे, क्योंकि मराठाओं की शक्ति लगभग क्षीण हो चुकी थी। इस युद्ध में उनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा प्यास यानी कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। किसके किसके बीच? बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। और युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे उन्होंने गद्दारी की, मीर जाफ़र ने, और जीत किसको मिली? अंग्रेज़ों को। और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, कठपुतली की तरह उसको इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद फिर मीर जाफ़र जो बहुत अच्छी कानून व्यवस्था नहीं चला पा रहा था, अंग्रेज़ों को नुकसान होने लगा, जितना वो चाहते थे उतना कर वसूल नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हटा करके किसको नवाब बना देते हैं? वो बना देते हैं मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को। मीर कासिम अंग्रेज़ों की चाल को समझ जाता है, वो जान जाता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो इसलिए वो जाकर के मिलता है किससे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम से। तीनों मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध करते हैं। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन करता है? मुनरो ने 20 तोपों की मदद से 40,000 के सैनिकों को हरा दिया और इलाहाबाद की संधि में उनको अपार धन की प्राप्ति होती है, जिसके सहायता से वो साउथ में जो आगे जाकर युद्ध होंगे, जो कि युद्ध होते हैं हमारे टीपू सुल्तान और बाकी दूसरे जो नवाब होते हैं जो इंडियन होते हैं, उस वक्त अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेज फिर से जीत जाते हैं। इलाहाबाद की संधि में उनको अपार धन की प्राप्ति होती है। अब
यहाँ से जो बक्सर का युद्ध हो चुका है, बक्सर के युद्ध से पहले जो प्लासी का युद्ध होता है, वहाँ से एक और चीज़ बदलती है, और वो बदलती है गवर्नर। ठीक है, भारत में गवर्नर तो 1757 की जो युद्ध होता है प्लासी का, उससे भारत में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब भारत के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गवर्नर की नियुक्ति होती है, तो बंगाल में भी गवर्नर की नियुक्ति होती है, और प्रथम गवर्नर कौन बनते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों का नेतृत्व किया था, उनको बना दिया जाता है बंगाल का गवर्नर। ठीक है, और 2 गवर्नर और होते हैं भारत में, जो होते हैं बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और मद्रास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 3 गवर्नर होते हैं। बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में बनाया गया। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको अपने को याद रखने की ज़रूरत है। तो ये क्या हो गए हैं? गवर्नर। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, गवर्नर। अब ये गवर्नर बन चुके हैं। यहाँ से गवर्नर बनने की शुरुआत होती है। तो 1757 से लेकर के 1773 तक, यानी रेगुलेटिंग एक्ट आने तक, भारत में गवर्नर्स नियुक्त किए जाते रहे। कब तक? 1757 से लेकर के 1773 तक। ठीक है, 1773 तक क्या हुआ कि बंगाल में गवर्नर ही रहे। और आखिरी गवर्नर कौन हुए? आखिरी गवर्नर हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स आखिरी गवर्नर थे। 1773 में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि रट लो, रेगुलेटिंग क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पास होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, जिसमें ये व्यवस्था कर दी जाती है कि अब जो भारत में गवर्नर थे 3, उनमें से जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का जो गवर्नर है, अब ये नहीं रहेगा। अब इसका नाम बदल जाएगा। वो रहेगा मगर उसका नाम बदल जाएगा, जिसको अब हम कहेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये बहुत बड़ा एक बदलाव आता है इस रेगुलेटिंग एक्ट में। तो पहला बदलाव क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में पहला जो फैक्ट है जो हमको याद रखना है वो क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया है। इसके अधीन हमारी दोनों बची हुई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं 1 और 2, मद्रास और बॉम्बे, अब ये किसके अधीन हो गई हैं? ये हो गई हैं बंगाल के अधीन। यानी अगर बंगाल का गवर्नर जनरल कुछ कहता है तो इन दोनों गवर्नर्स को मानना पड़ेगा। इन दोनों का बॉस बन गया है कौन? बंगाल। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर है वो बॉस बन चुका है। तो ये पहला बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर? कोलकाता पर। ठीक है, कोलकाता उस वक्त कलकत्ता था। तो पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में स्थापना की गई, जो कि 1774 में बन गई। ठीक है, 1774 में बन गई। इसमें 1773 में क्या हुआ? एक ये मतलब सुझाव आया कि नहीं ऐसा होगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट में सुझाव हो गया और 1774 पे 73 में सुझाव आ गया और 74 में बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। ठीक है, जिसमें पहले कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे पहली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज बनी। ठीक है, ठीक है, पहले जज कौन थे? एलिजा इम्पे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, और एक जो तीन ही इम्पॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट में, तो तीसरा क्या था? काउंसिल बना दी गई। 4 सदस्य की एक काउंसिल बनाई गई। ठीक है, सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई,
जिसमें अगर बंगाल का गवर्नर जनरल कोई भी नियम, कोई भी कानून पारित करना चाहता है तो इनकी सहमति लेना पड़ेगा। अब होगा चुनाव। अगर कोई भी आपको कानून पास करना है, गवर्नर जनरल को कानून पास करना है, तो इनके साथ अब वो चुनाव करेगा। तो एक तो हो गया गवर्नर जनरल प्लस 4 हो गए काउंसिल के सदस्य, टोटल हो गए कितने, 5। तो अब चुनाव होगा और जिसका बहुमत होगा वही बात मानी जाएगी। तो मान लीजिए गवर्नर जनरल कोई कानून बनाना चाहते हैं तो एक तो वोट उनका खुद का हो गया, और मेजॉरिटी के लिए चाहिए हमको कितने, 3 वोट, यानी 4 में से 2 वोट तो चाहिए ही चाहिए। तो मान लीजिए 4 में से 3 लोग कहें कि हम ये आपका कानून नहीं मानते हैं, तो अगर गवर्नर जनरल कोई कानून बनाना भी चाहता है तो ये 3 लोग आपस में मिल जाते थे और गवर्नर जनरल के कानून को बनने से रोक देते थे। तो ये एक समस्या भी आ जाती है, इस जो कानून में है वो एक समस्या बन जाती है कि गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाना चाहता है तो इसमें 3 लोग आपस में मिल जाएं और उसके कानून को रोक देते थे। तो ये एक समस्या क्रिएट हो गई। तो ये 3 पॉइंट इसमें याद रखना है, ठीक है। एक और चीज़ जो हमको ध्यान रखना चाहिए, एक चौथा पॉइंट है जो आप इसको समझने के लिए रखोगे, क्योंकि ये भी आगे चल कर के यूज होगा, काम आएगा, कि जो ब्रिटेन में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स यानी कि निर्देश देने वाले, ठीक है, निर्देश देने वालों की एक कोर्ट बना दी गई, एक टीम बना दी गई जो भारत में कंपनी के सभी कार्यों को देखेंगे, ठीक है। ये कंपनी के कार्य को देखेंगे भारत में, ठीक है। तो भारत में जो भी कार्य होंगे वो चाहे कर से संबंधित हो, चाहे सेना से संबंधित हो, कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, इनकी संख्या होती थी 24, ठीक है। तो ये 24 लोग जो थे ये पूरी तरीके से कंपनी के कार्यों को देखते थे। इनके कार्य करने के जो तरीके में बहुत सारी दिक्कतें होने लगीं, उन सभी दिक्कतों को रेगुलेटिंग एक्ट में जो जो प्रॉब्लम्स थीं उन सब को दूर करने के लिए एक फिर से एक्ट आया जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और डिटेल में फिर से जानेंगे, क्योंकि इसमें हमने फैक्ट्स बता दिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी जो खामियां थीं वो कैसे दूर हुई, ठीक है। एक बार फिर से बहुत ही स्पीड में अपने ट्रिक को देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने जानी हैं। तो हमारी ट्रिक थी, प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो, परेशान मत हो, ठीक है। प्यास पानीपत, प्यास हो गया प्लासी का युद्ध, पानी हो गया पानीपत का युद्ध, बस हो गया बक्सर का युद्ध, इतना हो गया इलाहाबाद की संधि, रट लो हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, परेशान हो गया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब बहुत ही स्पीड से इसको एक बार फिर से देखेंगे। प्यास लगे तो पानी पियो, बस इतना रट लो, परेशान मत हो। प्यास यानी कि प्लासी का युद्ध कब होता है, 1857 से 100 साल पहले, कब, 1757 में, ठीक है। उसके बाद पानीपत, पानीपत का युद्ध कब होता है, 1761 में। 1761 में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है प्लासी के युद्ध के बाद, और इसी की वजह से मराठा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा देता है, मराठा हार जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में 3 शक्तियों के खिलाफ अकेले अंग्रेज लड़ते हैं और तीनों को हरा देते हैं अपने 20 तोपों की सहायता से। मुनरो ने एक अच्छे नेतृत्व को दिखाया अंग्रेज़ों के, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है और उनको बहुत सारी धन संपदा मिलती है, जिसके कारण से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और उसके बाद आता है इलाहाबाद की संधि। 1 साल बाद इलाहाबाद की, मतलब युद्ध करने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और उसी संधि में उनको पूरे धन संपदा जो भी वो चाहते थे सब कुछ उनको मिलता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्रम आपको याद हो गया ना, प्लासी के बाद पानीपत का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि और रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में 4 पॉइंट जो हमने आपको दिखाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे फ़ायदे थे तो बहुत सारे उसकी त्रुटियां भी थी, नुकसान भी थे। उसमें शासन करने में अंग्रेज़ों को दिक्कत आ रही थी, उनको दूर करने के लिए एक बार फिर से एक एक्ट पास होता है जिसको हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद फिर एक और हम लोग ट्रिक देखेंगे जिससे हम चार्टर एक्ट
याद करेंगे। जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं, 4 चार्टर एक्ट हैं जिनको हम पढ़ेंगे और हम पहुँचेंगे 1857 की क्रांति तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट